नमस्कार। अपने किसकी बात कर रहे थे? मुगल काल में अपने 3 युद्ध कर लिए ना। अपने 3 युद्ध कर लिए, पानीपत का, खानवा का और चंदेरी का। आज अपने किसकी बात करेंगे? घाघरा के युद्ध की सबसे पहले, क्योंकि एक युद्ध छूट गया था पिछली क्लास में। ठीक है, घाघरा का युद्ध। क्योंकि बाबर ने भारत में कौन कौन से युद्ध लड़े उनकी बात कर रहे थे अपने, और नंबर 4 पर ये युद्ध आता है घाघरा का युद्ध। ठीक है, ये घाघरा का जो युद्ध है ये घाघरा नदी के किनारे लड़ा गया। किस नदी के किनारे? घाघरा नदी के किनारे लड़ा गया। अच्छा, ये घाघरा नदी की अगर मैं बात करूं तो भारत में ये क्या है कि जो तिब्बत देखा होगा आपने ऊपर, बिल्कुल तिब्बत, ये क्या है? नदी तिब्बत से बिल्कुल निकलकर नेपाल में प्रवेश करती है, और नेपाल से क्या है, ये भारत में प्रवेश करती है। और भारत में अगर मैं आपको बताऊं तो ये उत्तर प्रदेश राज्य में ज्यादातर बहती है। कहां पर बहती है ये? उत्तर प्रदेश राज्य में। अगर आप एटलस खोल के बैठे हो तो आपको वहां पे ये चीज पता चलेगी कि ये घाघरा जो नदी है उत्तर प्रदेश राज्य में क्या है, ये अधिकतर बहती है। तिब्बत से जैसे निकलती है नेपाल, नेपाल से सीधा कहां पर प्रवेश करती है? ये भारत में। और इसी नदी के किनारे पर कौन सा युद्ध लड़ा गया था? घाघरा का युद्ध लड़ा गया। ठीक है। अच्छा, ये घाघरा के युद्ध की अगर मैं बात करूं तो अब क्योंकि ये एक जलीय क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? ये जलीय क्षेत्र है। और इस जलीय क्षेत्र पर होने के कारण क्या है, ये थल और जल दोनों पे लड़ा गया। ये युद्ध क्या है? थल और जल, या जल या थल दोनों कह सकते हैं आप। ठीक है, जल और थल दोनों पे लड़ा गया था ये युद्ध, क्योंकि ये नदी के किनारे था, बाढ़ वगैरह का सिस्टम बना होगा वहां पे। ठीक है, इसीलिए युद्ध जल और थल पर लड़ा गया। और अगर इसकी मैं बात करूं तो ये युद्ध बाबर, अब एक चीज याद रखना आप, शुरुआत में मैंने ये बताया था कि इब्राहिम लोदी वो तो मारा ही गया था। उसके बाद में खानवा के युद्ध में उसका जो भाई था महमूद लोदी, राणा सांगा का साथ दे रहा था। ये चीजें याद रह जाएंगी ना आपके। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि महमूद लोदी वहां पे लड़के आया था, एक्सपीरियंस ही होता है। अब वो यहां पर भी क्या है कि कहीं ना कहीं रोड़ा बना हुआ था। किसके लिए? बाबर के लिए। तो बाबर वर्सेस एक तो बंगाल का जो शासक होता है नुसरत शाह। अच्छा, अपने किस पर बात कर रहे थे कि इसमें कौन था? एक तो नुसरत शाह, एक तो कौन था? नुसरत शाह। और प्लस में इसके साथ में कौन होगा? कौन होगा? महमूद लोदी, अफगान सेना। और साथ में कौन है? महमूद लोदी। ये बंगाल का शासक है, ये याद रखना। ठीक है, बंगाल का शासक है। अच्छा, बाबर वर्सेस बंगाल का शासक नुसरत शाह था। और अगर इसकी मैं बात करूं तो प्लस में क्या था? महमूद लोदी और अफगान सेना। अब ये क्या थे? हाँ, बंगाल का शासक है नुसरत शाह। उसके खिलाफ ही क्या है कि घाघरा का युद्ध लड़ा जा रहा है। और युद्ध में विपक्ष में कौन है बाबर के? महमूद लोदी। किसके साथ में है ये? नुसरत शाह के साथ में है। ठीक है। अच्छा, ये युद्ध हुआ, और आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि बाबर ने क्या है अपने शासनकाल में 4 युद्ध लड़े थे, और चारों वो क्या था? जीता था। तो इस युद्ध में भी क्या है? विजयी रहा कौन है? बिल्कुल विजयी रहा बाबर। और बाबर की क्या हो जाती है इस युद्ध में? जीत हो जाती है। ठीक है। इस युद्ध में एक बात याद रखना, क्योंकि ये जल और थल दोनों में लड़ा जा रहा है। तो अब अगर जल में युद्ध लड़ना है तो किसकी अपने को सहायता लेनी पड़ेगी? नावों की। नावों की सहायता तो लेनी पड़ेगी। नाव चलेगी तभी तो पानी में अपने क्या है, युद्ध लड़ पाएंगे। तो पहली बार क्या है कि नावों का प्रयोग किया गया था। किस युद्ध में? घाघरा के युद्ध में पहली बार नावों का प्रयोग किया गया। ठीक है। और कौन से युद्ध में किया गया था वो आपके सामने है, घाघरा का युद्ध। ठीक है। और लिखना इसमें कि बाबर द्वारा लड़ा गया ये अंतिम युद्ध था। बाबर द्वारा लड़ा गया ये क्या था? बाबर द्वारा लड़ा गया
अंतिम युद्ध पूछ लिया जाता है। अगर मैं बताऊं मुगल शासन के अंदर तो सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट बनता है बाबर, एक बनता है अकबर, जिसके बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और अंत में जब अगर मैं बताऊं तो कुछ धार्मिक नीतियों को लेकर औरंगजेब को पूछा जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट शासक बनते हैं किसके, मुगल काल के। अकबर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, इसके बारे में अपने खास तौर से महत्वपूर्ण बातें हैं जो करेंगे। किसकी, इसकी क्या एग्जैक्ट डेट बताऊं तो मैं 6 मई। और कब हुआ था प्रियंका, 1529 यानी 1529 ईस्वी में हुआ था। कब, 1529 ईस्वी, क्योंकि 4 साल थे शासनकाल के बाबर के। 26 में तो पानीपत का युद्ध होता है, ठीक है, और 27 में किसका होता है, खानवा का। 28 में चंदेरी का युद्ध होता है, और बचा कौन सा काल, 29 का, और 29 में किसका होता है, ठीक है। इस चीज को आप नोट करो, फिर आगे चलते हैं। अच्छा बिठा दो क्या। अच्छा, इसके बाद में देखो बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु। क्या हो जाती है प्रियंका, मृत्यु हो जाती है बाबर की। और मैंने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि बाबर को 2 बार दफनाया जाता है। बाबर की जब मृत्यु हुई तो बाबर को कितनी बार दफनाया गया, 2 बार दफनाया गया। पहली बार अगर मैं बात करूं, बाबर को कितनी बार, 2 बार दफनाया गया, ठीक है। अच्छा, पहली बार तो उसको क्या, भारत में दफनाया गया। कहां पर, भारत के अंदर दफनाया गया। और भारत के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कहां पर दफनाया गया था, तो आगरा के आराम बाग में। आगरा के आराम बाग में, आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है बाबर को पहली बार। ये पहली बार, क्योंकि भारत में शासन था उसका, और जब भारत में उसकी मृत्यु हुई तो वहीं पर आगरा में उसको दफना दिया गया। और अगर बात की जाए तो 26 दिसंबर टाइम मिलता है, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को, ठीक है। 1530 ईस्वी को क्या, इसको मृत्यु के जस्ट बाद में इसको दफनाया जाता है, किसको, बाबर को। ये तो था पहली बार का नजारा, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि इसका जो पुत्र होता है कौन, हुमायूं। हुमायूं क्या करता है कि इसकी इच्छा के अनुसार, इसकी इच्छा थी कि मुझे कहां पर दफनाया जाए, काबुल के अंदर दफनाया जाए। तो लिखना कि बाबर की इच्छा के अनुसार हुमायूं ने 2 साल बाद, 2 साल बाद इसको बाबर को कहां पर दफना दिया, काबुल का एक बाग है, नूरे अफगान नाम से जाना जाता है। बाग बाबर नाम से भी इसको जानते हैं। किस नाम से, नूरे अफगान नाम से वो बाग जाना जाता है। और बाग बाबर उसको कहा जाता है। काबुल में नूरे अफगान कह सकते हैं हम उसको, ठीक है। और यहां पे लिख रहा हूं मैं बाग बाबर। अब एक चीज देखना यहां पे, बाग बाबर में दफनाया गया। अब उसकी इच्छा थी बाग बाबर में उसको काबुल में दफनाया जाए। क्यों, क्योंकि यहां से एक चीज पता चलती है कि बाबर को क्या है, बाग लगाने का बहुत शौक था। बाबर को बाग लगाने का बहुत शौक था, ठीक है। और कहा जाए तो बाग पद्धति जो चली है उसका जनक किसको माना जाता है, बाबर को। किसको माना जाता है, बाबर को माना जाता है। जो बाग पद्धति चलती है, अगर मैं इस पद्धति के बारे में बात करूं, मिटा दो एक बार इसको, लिख लिया क्या, लिख लिया था, ठीक है, मिटा रहा हूं। तो 2 बार उसको दफनाया गया। बाग पद्धति का जनक बाबर माना जाता है। मुगल काल में खास तौर से आप यही चीज देखोगे कि जिस किसी का भी मकबरा बना हुआ है वो बाग पद्धति के ही आधार पर बना हुआ है। इस तरह से कुछ कंडीशंस होती है, देखो इस तरह से बिल्कुल यूं रास्ते काटते हैं
आपस में यहां पर इस तरह से बनी हुई है चीजें, क्योंकि ये बिल्कुल क्या है, बीच वाली चीज है। यहाँ पे वो जल का क्या है, फवारा फूटता है बिल्कुल, ठीक है। और ये वो सड़कें हैं और यहाँ पर बाग बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, बाग बने हुए हैं, क्योंकि चारों कुंटों पर क्या थे, बाग थे। इसका मतलब क्या हुआ, चार बाग पद्धति। कौन सी बाग पद्धति, चार बाग पद्धति, जिसको क्या है बाबर ने क्या है बिल्कुल बहुत शौक से चालू किया था। और मुगल काल में आपको जगह जगह पर इस चीज के बारे में बातें पता चलेंगी। अगर आपको मैं किसी का मकबरा, हालांकि मेरे पास सब तस्वीरें हैं, मैं आपको दिखाऊंगा जब टाइम मिला तो, जो भी मकबरा है उसके आसपास अगर आप देखोगे आप बाग बने हुए हैं। आप ताजमहल देख लीजिए, आप जो नूरजहां का मकबरा है वो देख लीजिए, एतमादुद्दौला का मकबरा देख लीजिए, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। अपने बात क्या कर रहे थे कि जो बाग पद्धति का जनक कौन है, बाबर। ब्रैकेट में लिख रहा हूं क्योंकि बाबर को बाग लगवाने का क्या था, बहुत शौक था, ठीक है। इसीलिए उसको क्या बाग बाबर में दफनाया गया। तो ये अपने क्या थे, बाबर के बारे में कुछ चीजें थी। अब अपने बात करते हैं किसके बारे में, बाबर की जो आत्मकथा है बाबरनामा, उसके बारे में। यहां तक चीजें समझ में आ रही है क्या, मिटा दो, मिटा रहा हूं मैं इसको। बाबरनामा का नाम आपने पहले भी सुना होगा, सुना है ना। देखो बाबर की जो आत्मकथा है, जिसको बाबर ने स्वयं लिखा था, बाबरनामा को बाबर ने क्या है स्वयं रचित किया था। बाबर की आत्मकथा, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा। अच्छा, ये बाबरनामा की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबरनामा। क्यों है, क्योंकि बाबरनामा से ही क्या है अपने को सारे का सारा जो मुगल साम्राज्य है उसमें कौन कौन से शासक हुए, किस तरह की राजनीतिक स्थिति थी, वो सारी चीज इसमें पता चल जाती है। और सबसे अच्छी चीज ये चीज पता चलती है कि भारत के अंदर कैसी कंडीशन थी उस टाइम में, कि भारत के अंदर आखिरकार राज्य कौन से थे, जलवायु कैसी थी, ये सारी चीज इसमें पता चल जाती है। अब सबसे पहले तो इसको बाबर ने स्वयं रचा था, ठीक है। इसका रचयिता पूछ लिया जाए तो कौन था, बाबर स्वयं था, ठीक है। भाषा आपसे पूछ ली जाती है, भाषा आपसे पूछ ली जाती है। अब एक चीज तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत में भी रह रहे हैं, भारत में उस टाइम में मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सी है, संस्कृत है। अब एक चीज आपको यहां से यह भी पता चलेगी कि भाई उसके पूर्वज मंगोल थे, तुर्की भी थे। कौन सी भाषा अपनाई होगी बाबरनामा में, ज्यादा जो अच्छी उसको लगी वो ही अपनाएगा ना वो। तो भाषा से अगर पूछी जाए बाबरनामा की तो भाषा कौन सी थी, तुर्की। कौन सी थी, तुर्की। तो तुर्की भाषा में इसकी रचना की गई, तुर्की भाषा में क्या की गई, रचना की, ठीक है। तुर्की भाषा में इसकी रचना की गई। और अगर इसके बारे में मैं बात करूं तो इसमें तत्कालीन भारत, तत्कालीन भारत समझते हो आप, उस टाइम का भारत, बाबर के समकालीन का जो भारत था उस टाइम के बारे में क्या है, इसमें खूब सारी चीजें लिखी हुई हैं। किस तरह की, जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं कि तत्कालीन भारत के बारे में क्या है, इसमें वर्णन है। अब सबसे पहले तो क्या है कि बाबर ये चीज बताता है कि उस टाइम में सबसे बड़े, कह सकता हूं कि मैं, मुस्लिम राज्य कौन कौन से थे। उस टाइम में क्या थे कि मुस्लिम राज्य कौन कौन से थे वो चीज बताता है। वो जलवायु के बारे में बताता है, भारत को एक नदियों का देश बताता है। कौन बताता है, बाबर। और किस में बताता है ये चीज, बाबरनामा में। किसमें बताता है गंगा,
बाबरनामा में बताता है ये चीज, और बाबर कहता है कि भारत एक नदियों का देश है, और जलवायु के बारे में वर्णन करता है किस तरह की जलवायु है भारत की, ये व्यापारिक पवनें कैसे चलती है, कैसे आ रही है, ये सारी चीजें बाबर किसमें बताया जाता है, बाबर नामा में बताया जाता है। ठीक है, तो बाबर ने भारत को इसका नदियों का देश बताया। बाबर कहता है कि बहुत नदियां हैं भारत के अंदर। बाबर क्या कहता है कि भारत के अंदर बहुत नदियां हैं। अगर आप उत्तर भारत में तो जस्ट ऊपर से सप्त सिंधु क्षेत्र आपने सुना होगा, वहां से प्रवेश करते हैं तो 7 नदियों का संगम मिलता है अपने को। वर्तमान में अगर आप देखो तो वहां से पाकिस्तान के एरिया के आसपास की जो नदियां हैं, 7 नदियां वहां से गुजरती थी उस टाइम के अंदर, और जैसे वहां से जब कोई बंदा गुजरता है तो नदियां नदियां निकलती हैं वहां से। तो बाबर को भी यही चीज प्रतीत हुई कि बाबर ने कहा कि भारत में इतनी ज्यादा नदियां हैं कि उसको क्या कह दिया बाबर ने, भारत को नदियों का प्रदेश कह दिया। ठीक है, इसमें जलवायु का वर्णन है, जलवायु का वर्णन है किसमें, बाबरनामा में। और बाबर की अगर मैं बात करूं तो मिटा दूं एक बार मैं इसको, लिखो लिखो। इसमें 5 राज्यों का उल्लेख है, खासतौर से ये मुस्लिम राज्य हैं जिनके बारे में बाबर उल्लेख कर रहा है। ठीक है, बंगाल, दिल्ली, और अगर मैं बात करूं मालवा, गुजरात, और एक था बहमनी साम्राज्य। कितने राज्य हो गए, कुल 5 राज्य हो गए। ठीक है, कहां कहां पर इसके बारे में बात करते हैं, मिटा दो प्रियंका, मिटा दो राधा। अच्छा, क्योंकि भारत अगर मैं पूरा पढ़ाऊं, इधर वाला जो एरिया ना वो कवर करके चल रहा हूं। ठीक है, मैं अच्छा अब देखना, सबसे पहले तो सेंट्रल लेवल में अगर अपने चल के जाएं तो सबसे पहले कौन सा आएगा, दिल्ली। यहां पे कौन सी है राजधानी अपनी, दिल्ली। एक चीज याद रखना, मैं किसके बारे में बता रहा हूं, जो मुस्लिम साम्राज्य जो है ना, किसके टाइम की बात हो रही है, ये बाबर के टाइम की बात हो रही है। और बाबर क्या है, खास तौर से 5 मुस्लिम साम्राज्यों के बारे में बताता है कि उस टाइम में 5 कौन से थे, 5 मुस्लिम साम्राज्य थे और 2 हिंदू साम्राज्यों के बारे में बात करता है। वो 5 कौन कौन से मुस्लिम साम्राज्य, उनके बारे में बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो कौन सा था, दिल्ली। ठीक है, और फिर बात करता है बंगाल की। अगर आप यहां से चलोगे तो यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, दिल्ली, यहां पे बंगाल, और फिर वो कहते हैं गुजरात के बारे में। यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, गुजरात। ठीक है, और जब आप कर्नाटक राज्य में उसमें बिदर नाम मिलता है। ठीक है, कर्नाटक के अंदर एक क्षेत्र का नाम मिलता है बिदर। उस बिदर में जब आप देखते हो तो वहां पर एक पुराने टाइम में राज्य का नाम मिलता था बहमनी। क्या नाम था, यहां पर कर्नाटक, और इसमें कौन सा राज्य है, बहमनी। ये बहमनी साम्राज्य के बारे में जब अपने विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं तो वहां पर बहुत सारा विस्तार मिलता है इसका, बहमनी साम्राज्य का। दक्षिण भारत के इतिहास में इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, अच्छा, एक राज्य का नाम यहां पे मिलता है मालवा, मध्य प्रदेश का एरिया आपने देखा होगा। तो एक कौन सा था, मालवा। ये वो 5 राज्य हैं जिनके बारे में बाबरनामा में जिक्र किया गया है मुस्लिम साम्राज्यों के नाम से। किसके द्वारा, बाबर के द्वारा। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं हिंदू साम्राज्यों के बारे में कि हिंदू साम्राज्य कौन कौन से थे। राजस्थान की चित्तौड़गढ़ की भूमि आपने देखी होगी, राजस्थान की आपने चित्तौड़गढ़ की भूमि आपने देखी होगी, और वहां का आपने मेवाड़ भी देखा होगा, देखा है ना। तो राजस्थान के अंदर यहां पर कौन सा एरिया आ गया, मेवाड़ का। मेवाड़ क्या है, एक हिंदू साम्राज्य है। ये चीज बताता है, कौन बताता है, कौन बताता है, ये बाबर। ऐसे आप भूल तो नहीं रही इस चीज, सब चीजों को याद रहनी चाहिए आपकी। ठीक है, और एक साम्राज्य को नाम बताता है दक्षिण भारत में, एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपको बताऊं तो
इस एरिया में शांति, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की वो बात करता है, किसकी? विजयनगर साम्राज्य की। हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने इसको बसाया था। अगर आपको इस चीज के बारे में पता हो तो आगे इस चीज के बारे में बात करेंगे अपने, जब मुगल शासन को धीरे धीरे आगे लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये तो दोनों कौन सी हो गए? हिंदू साम्राज्य, मेवाड़ और विजयनगर। और 5 मुस्लिम साम्राज्यों के बारे में उल्लेख करता है कौन? बाबर। किसमें? बाबरनामा में। और बाबरनामा की अगर मैं बात करूं तो 378 पेज है ऊपर बाबरनामा में। कितने? 378 तो क्या है इसमें कुल पेज है बाबरनामा में। और अगर इसमें बात करूं तो 144 यानी कि 144 चित्र बने हुए हैं बाबरनामा में। कितने? 144 चित्र बने हुए हैं। हालांकि इतना विस्तार से नहीं पूछा जाता बाबरनामा को, अपने लिए सुविधा के लिए ये सब चीजें पता होनी चाहिए अपने को कि बाबरनामा के बारे में कितना कुछ उसमें अपने को पढ़ने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें पता चल गई आपको, मिटा दूं? आगे बात करते हैं अपने, मिटा दूं बाबा? अब बात आती है कि बाबरनामा का अनुवाद कब कब हुआ है। अनुवाद समझते हो आप? विजयनगर और दूसरा मेवाड़। दूसरा कौन सा था? मेवाड़, ठीक है। राजस्थान उदयपुर का जो एरिया है ना वहां का, ठीक है। वो पढ़ा दूंगा आपको, जो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, अब बात आती है कि अनुवाद कब कब हुआ इसका? किसका? बाबरनामा का। अगर मैं आपको बताऊं तो फारसी भाषा में इसका 4 बार अनुवाद हुआ है, क्योंकि तुर्की में लिखा हुआ है, तुर्की में लिखा हुआ है। तो फारसी भाषा में इसका कितने बार? 4 बार क्या हुआ है? अनुवाद हुआ है। कब कब हुआ है, किसने किया है, इस चीज के बारे में अपने अपने जानकारी लेते हैं, ठीक है। हुमायूं की बात करूं तो हुमायूं के समय क्या है कि 2 बार इसका अनुवाद हुआ है। हुमायूं के समय क्या है, इसका 2 बार अनुवाद हुआ। नंबर 1, हुमायूं के समय 2 बार अनुवाद हुआ। किसने किया? तो पहली बार जब हुमायूं के समय जब इसका अनुवाद होता है फारसी भाषा में, तो उसका अनुवाद करता कौन था? पाइंदा खां। नाम क्या मिलता है? पाइंदा खां। पहली बार किसने किया? हुमायूं के समय पाइंदा खां ने बाबरनामा का क्या हो रहा है, इसमें फारसी भाषा में अनुवाद हो रहा है, ट्रांसलेशन इसको कहते हैं ना अपने, वो हो रहा है, ठीक है। भी अपनी भाषा में उसको क्या कर लिया उन्होंने? ट्रांसलेट कर लिया और उसको क्या कर लिया? आसान बना लिया पढ़ने के लिए, पढ़ने वालों के क्या लिए आसान हो जाए। नंबर 2, जॉन खान नाम मिलता है। इस जॉन खान ने क्या किया? हुमायूं के समय बाबरनामा का दूसरी बार क्या किया? अनुवाद किया। तो ये तो था किसके समय? हुमायूं के समय, ठीक है। फिर नंबर 2, अकबर के समय हुआ। अकबर के समय अनुवाद, अकबर के समय एक बार अनुवाद हुआ। और किसने किया था? नाम आपने सुना होगा, अकबर के शासनकाल में अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना ने क्या है? इसका अनुवाद किया। अब्दुल रहीम खान ए खाना, इसने क्या किया? बाबर के समय अनुवाद किया। किसका? फारसी भाषा में बाबरनामा का, ठीक है। हाँ, एक बार 4 बार हुआ। 2 बार तो किसने कर दिया? हुमायूं के समय पाइंदा खान और जॉन खान ने कर दिया। एक बार किसके समय होगा? अकबर के समय हो गया। और नंबर 3 पर अगर मैं बात करूं तो चौथी बार किसके शासनकाल में हुआ? शाहजहां के काल में। इसके काल में शाहजहां के समय अनुवाद
मीर तुगलिश नाम का एक व्यक्ति मिलता है, मीर तुगलिश तबलाती नाम का एक व्यक्ति मिलता है, उसने किया था। किसने? मीर, यहां पे लिख रहा हूं मैं, मीर तुगलिश तबलाती। इस व्यक्ति ने क्या किया? अनुवाद किया फारसी भाषा में, किसका? बाबरनामा का। पूछा जाता है, ये प्रश्न जो है खास तौर से पूछ लिए जाते हैं कि बाबरनामा का अनुवाद किसमें हुआ। ठीक है, अगर आप जानना चाहो तो अंग्रेजी में भी इसका अनुवाद हुआ है 1-2 बार। किसने किया है बता दो? हाँ लिख लो आराम से लिख लो आप। ठीक है, अगर आपसे अंग्रेजी में पूछ लिया जाए कि किसने किया फारसी भाषा से इसका अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया? फारसी से अंग्रेजी में हुआ, नॉट तुर्की से अंग्रेजी, फारसी से अंग्रेजी में इसका अनुवाद हुआ है। एक बार तो किया था हेनरी बेबरेज ने। मीर तुगलिश है, मीर तुगलिश। ठीक है, मीर तुगलिश तबलाती। ठीक है, मिटा दूं क्या? मिटा दूं राधा? कि फारसी भाषा में इसका 4 बार अनुवाद हो गया। अब फारसी से क्या है, अंग्रेजी में अनुवाद हालांकि मिलता है, तीन बार शायद तक कहते हैं कि अनुवाद हुआ है, बट अपने 2 बार। कि नंबर 1 पर तो क्या है, हेनरी बेबरेज ने किया था, हेनरी बेबरेज ने किया था। ये चीज याद रखना, नोट लगा के लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे फारसी से अंग्रेजी में हो रहा है, ना कि तुर्की से अंग्रेजी में हो रहा है। ठीक है, तो हेनरी बेबरेज एक बार करते हैं, और नंबर 2 पर लीडन एरिक्सन ने किया था। किसने? पूछा नहीं जाता ये, आपकी जानकारी के लिए। लीडन एरिक्सन ने क्या किया था? इसका अनुवाद किया था अंग्रेजी में। किसका? बाबरनामा का। अब यहां पे मैं नोट लगा के चीज लिख देता हूं कि बाबरनामा मुगल इतिहास को जानने का, बाबरनामा मुगल इतिहास को जानने का सबसे क्या है, ये प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, बाबरनामा क्या है? मुगल इतिहास को जानने का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि अपने बाबर के बारे में सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, कुछ छूटा हुआ तो फिर अपने याद कर लेंगे उसको। ठीक है, कुछ चीज छूट गई है वो अपने फिर से लिखा देंगे। हालांकि इतनी सारी जानकारी बाबर के बारे में मिलती है जो अपने सारी नोट कर ली। बता दूं, चीजें समझ में आ गई बाबर के बारे में सारी? तो इतना का बाबर का शासनकाल था 1226 से लेकर 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक 4 काल का शासनकाल था। किसका? बाबर का। अब बात करेंगे हुमायूं के बारे में। किसके बारे में? हुमायूं के बारे में। किसका पुत्र है हुमायूं? बाबर का। क्योंकि बाबर 1530 ईस्वी में जैसे ही मरता है तो मृत्यु के समय, मैंने पिछली क्लास में भी एक बात बताई थी कि मृत्यु के समय क्या बाबर एक बात कह के जाता है। किसको? हुमायूं को, कि साम्राज्य को क्या करना, साम्राज्य को क्या करना, अपने भाइयों में बांट लेना। ये बात कौन कह के जाता है उसको? हुमायूं को उसका पिताजी बाबर कह के जाता है। अच्छा, एक बात सुन लेना मेरे से कि बाबर का जो पुत्र हुमायूं है, कहते हैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था।
उसको हर चीज का ज्ञान था, केमिस्ट्री भी उसको आती थी, खगोल शास्त्र भी उसको आती थी, अंग्रेजी हिंदी तो उसको नॉर्मल बात थी, ठीक है। अच्छा विख्याता था वो पढ़ाई का, फिर भी कहते हैं कि उसने एक मूर्ख काम किया। क्या काम किया कि उसने साम्राज्य को क्या कर लिया, अपने भाइयों में बांट लिया। ये उसकी सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। अब अगर मैं बताऊं हुमायूं के बारे में, सबसे पहले हुमायूं, अच्छा अगर हुमायूं के शासनकाल की अगर बात की जाए तो एक चीज याद रखना, क्योंकि हुमायूं का जो शासनकाल है दो भागों में डिवाइड होता है। वैसे तो दो बार मुगल शासन में शासक बना था ये, मतलब शासन करने वाला एकमात्र ये शासक है। अपने टोटल लिख लेते हैं। वैसे 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। कितने तक? 1530 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक इसका क्या रहा, शासनकाल रहा किसका, हुमायूं का। अब सुनना, कहा जाता है कि हुमायूं जो है, हालांकि इसके नाम का अर्थ देखो क्या है, सौभाग्यशाली। क्या नाम है? सौभाग्यशाली। हुमायूं के नाम का अर्थ बढ़ता है सौभाग्यशाली। और अगर इसके जीवन की वास्तविक घटनाओं पर ध्यान दिया जाए तो अपने को एक चीज खास तौर से ये मिलती है कि कहीं भी सौभाग्यशाली नहीं था ये। इसके पूरे जीवन में इसको दुख ही दुख देखने पड़े हैं। इसके पूरे जीवन में क्या है, दुख ही दुख देखने को मिले हैं। इसकी जब मृत्यु होती है तो एक इतिहासकार ये कहता है कि हुमायूं ने अपने पूरे जीवन में क्या है, ठोकरें खाई। हुमायूं ने अपने पूरे जीवन में क्या की, ठोकरें खाई, और आखिर कर क्या है, वो लड़खड़ाते हुए मारा गया। क्योंकि इसने एक पुस्तकालय बनवाया तो उसकी सीढ़ियों से गिरकर क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और हुमायूं अगर मैं बात करूं तो 2 बार शासनकाल रहा, तो इसको दिक्कतें भोगनी पड़ी, बाहर रहना पड़ा, कहां कहां पर ये घूमा। इसके घर गृहस्थी का जो जीवन था वो भी बहुत पुष्ट रहा, बिल्कुल ही। और हुमायूं के लिए एक चीज याद रखना, एक बंदे का नाम आएगा जब बीच में, जब शेरशाह सूरी आक्रमण करता है तो उसको एक व्यक्ति मिलता है जो इसकी जान बचाता है। किसकी? हुमायूं की। बीच में जब बात आए तो मैं आपको जरूर बताऊंगा उसके बारे में। वो व्यक्ति क्या है, हुमायूं की जान बचाता है। तो हुमायूं से क्या है, हुमायूं से कहता है कि तू मांग, कि क्या मांगना चाहता है, तू मेरे जीवन को बचा रहा है तो तू मांग, क्या मांगना चाहता है। तो आपको शायद कभी किसी ने भी ये चीज नहीं बताई होगी कि मुगल शासन में या मुगल एम्पायर के अंदर एक दिन का शासनकाल था उस व्यक्ति का, सिर्फ और सिर्फ कितने दिन का, एक दिन का शासनकाल था उस व्यक्ति का। और कहा जाता है कि उसने सिक्के जारी किए थे, चमड़े के सिक्के, शायद तक मेरे जहां तक याद आ रहा है चमड़े के सिक्के जारी किए थे। आगे जब उसकी बात आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। उसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये पूछी जाती है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसका मुगल शासन में एक दिन का शासनकाल था, और किसके शासनकाल में था, तो ये पूछा जाता है। वहां पे एक चीज अपने को ध्यान रखनी है, क्योंकि शेरशाह सूरी उस टाइम में था दिल्ली में, और मुगल शासन में अगर आपसे पूछा जाए तो कौन था, हुमायूं था। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी चीज अपने क्या नॉर्मल है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके पिता का नाम पूछ लिया जाए तो क्या है, बाबर। वैसे मैंने बाबर की पत्नियों के नाम आपको सारे के सारे बता दिए। अलग अलग जो इसके भाई थे उनकी माताओं के नाम भी आपको अलग अलग तरीके से मिलेंगे, वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। इसकी जो माता का नाम मिलता है महाम बेगम। माता का क्या नाम था, महाम बेगम, ठीक है, महाम बेगम। इस महाम बेगम की अगर मैं बात करूं तो ये जो खुरासान आपने देखा होगा, एशिया, मध्य एशिया के अंदर खुरासान, वहां के एक सरदार थे, उनकी पुत्री थी ये, ठीक है। अगर उसकी मैं बात करूं तो वो सिया थे, मुस्लिम। आप जानते होंगे कि जो मुस्लिम धर्म जो है उसके अंदर 2 पंथ है, सिया और सुन्नी। और इसका जो पिता था वो खुरासान
खुरासान के शिया सरदार थे। क्या थे? शिया सरदार थे। और उसी शिया सरदार की क्या थी? ये पुत्री थी। पुत्री थी। कौन? महम बेगम। किसकी माता है ये? हुमायूं की माता है। और पत्नी किसकी है? बाबर की है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। अच्छा, अब इसके बारे में बात मैंने बताई थी ये कि इसके क्या है, कितने भाई हैं? 4 भाई थे। इसके कितने भाई हैं? 4 भाई थे। और उसमें से भी एक चाचा का लड़का, उसमें से भी एक क्या था? चाचा का लड़का है। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक का नाम मिलता है इसके भाई का हिंदाल। क्या नाम मिलता है? हिंदाल। ठीक है, दिलदार बेगम का पुत्र था ये। किसका? दिलदार बेगम का पुत्र था। एक का नाम मिलता है कामरान। क्या नाम मिलता है? कामरान। कामरान। ठीक है, और अस्करी, 2 भाई थे ये, कामरान और अस्करी। ठीक है, इनकी अगर बात की जाए तो गुलरुख बेगम के पुत्र थे ये। किसके? गुलरुख बेगम। चीजें समझ में तो आ रही है ना? गुलरुख बेगम पूछा जाता है इनके बारे में, इसीलिए क्या है कि थोड़ा सा दबाव देकर इन चीजों को बताया जाता है। ठीक है, हिंदाल किसका पुत्र था? दिलदार बेगम का पुत्र था। और कामरान और अस्करी दोनों किसके पुत्र हैं? गुलरुख बेगम के पुत्र हैं। ठीक है, और ये तो तीनों भाई हो गए। ठीक है, चौथा कौन होगा? हुमायूं। ये 4 भाई थे। अब इनका एक चचेरा भाई और था, सुलेमान मिर्जा के नाम से उसको जाना जाता है इतिहास में। किसके नाम से? सुलेमान मिर्जा। एक कौन था? सुलेमान मिर्जा। क्या था इनका? चचेरा भाई था। चचेरा भाई था। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए? इसके भाई हो गए। 5 भाई थे ये ऑल टोटल। ठीक है, एक आधी बात और कर लेते हैं अपने आज के दिन में, फिर क्या है अपने कल हुमायूं के बारे में सारी चीजें करके जाएंगे। ठीक है, एक लास्ट और अंतिम बात आज की क्लास की मैं बता देता हूं। मिटा दूं क्या? लिखो लिखो आप सब। बाबर की पत्नियों के नाम तो आपने लिख ही लिए होंगे। अच्छा, बता दूं क्या? आप देखना, इसके नाम का अर्थ इसलिए लिखवाया जाता है क्योंकि नाम तो सौभाग्यशाली था, तो काम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ इसके शासनकाल में। उल्टे उल्टे काम हुए सारे बेचारे के। अच्छा, बाबर का एक मंत्री था, उसका नाम पूछा है। बाबर का मंत्री, बाबर का जो मंत्री था, बाबर का मंत्री बता रहा हूं मैं, हुमायूं की बात नहीं कर रहा। ठीक है, बाबर का एक मंत्री था, नाम था उसका निजामुद्दीन अली खलीफा। क्या नाम था उसका? निजामुद्दीन अली खलीफा नाम था, जो बाबर का बहनोई था। बहन का पति बहनोई। ठीक है, मंत्री का क्या नाम है? निजामुद्दीन अली खलीफा। ठीक है, बाबर का क्या नाम है? निजामुद्दीन अली खलीफा। और अगर इसकी मैं बात करूं तो ये मंत्री जो था, ये क्या था? बाबर का बहनोई था। क्या था ये? बाबर का बहनोई। अब यहां से चीजें आप ये चीज ध्यान रखना कि इसका नाम क्यों आया आखिरकार। ये वो व्यक्ति है जो क्या है
कि मेहंदी हसन नाम का एक व्यक्ति मिलता है, कोई तो कहता है इसका पुत्र था, कोई तो क्या कहता है कि इसका पुत्र था। एग्जैक्ट उसके बारे में ये जानकारी नहीं मिलती है। ये क्या था, निजामुद्दीन अली खलीफा जो था ये मेहंदी हसन को क्या बनाना चाहता था, शासक बनाना चाहता था। किसकी जगह, हुमायूं की जगह भी हुमायूं को हटा दिया जाए और शासक किसको बना दिया जाए, मेहंदी हसन को बना दिया जाए। ये तो इस फिराक में था, ये तो क्या था, इस फिराक में था। पर इसके जो भाई थे वो कुछ अलग ही फिराक में थे। गुट बढ़ते हैं कुछ इस तरह से, क्या है, नीतियां चली जाती हैं। कल अपने कल की क्लास में ये चीज की बातें करेंगे कि किस तरह से वो नीतियां बनी हुमायूं को हटाने के लिए। कोई शेरशाह सूरी के साथ जाके रल रहा है, तो कोई अपने अलग ही गुट बना रहा है, कोई यहां पर षड्यंत्र रचे जा रहा है कि मेहंदी हसन को बना लिया जाए। तो हुमायूं के शासनकाल में सब कुछ बुरा ही बुरा हुआ है, किस तरह से हुआ कल बातें करेंगे, ठीक है। ये मेहंदी हसन को क्या बनाना चाहता था, शासक बनाना चाहता था, ठीक है। कौन, निजामुद्दीन अली खलीफा जो बाबर का मंत्री था। ये चीजें आप याद रखिएगा। और आज की अंतिम बात मैं बता देता हूं आपको कि हुमायूं का जो राज्याभिषेक था वो कब हुआ। बाबर की मृत्यु कब होती है, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में। बाबर की मृत्यु कब हुई, ब्रैकेट में लिख देता हूं कि बाबर की मृत्यु, तो बाबर की जो मृत्यु है वो होती है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में। और हुमायूं का जो राज्याभिषेक है वो जस्ट 4 दिन बाद में होता है। कितने दिन बाद में, जस्ट 4 दिन बाद में होता है। तो कब हुआ, 30 दिसंबर को, 30 दिसंबर को क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ। किसका, हुमायूं का, ठीक है। तो हुमायूं के राज्याभिषेक तक की अपने बातें कर चुके हैं। कल अपने बात करेंगे कि किस तरह से बाबर के कहे हुए वचन के अनुसार क्या है, हुमायूं अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट लेता है और किसको कौन सा राज्य दिया उसने, कौन सा स्थान दिया, उसके बारे में कल अपने बातें करके जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में अपनी इतनी ही बातें। इसके लिए धन्यवाद आपका।